हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रम पीजीटी कॉमर्स स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। बेटा, जैसे कि हम लोग अकाउंटेंसी का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे चैप्टर थर्ड से। चैप्टर थर्ड हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और बेटा, इस चैप्टर में हम लोगों ने अब तक डिस्कस कर लिया था कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सैक्रिफाइस, गेन एंड सैक्रिफाइस रेशियो, और हमने डिस्कस कर लिया था गुडविल मीनिंग, फीचर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग। और आज का जो टॉपिक रहेगा बेटा, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड methods of calculating गुडविल। ये सब हमने अब तक जो है ना इस चैप्टर में, ये सब जो है अब तक हमने इस चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग इसमें जो डिस्कस करेंगे बेटा, वो करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे accumulated profits, losses and reserves accounting treatment in two cases. Case 1, when partners want to distribute the profits and losses, and in case number 2, when partners don't want to डिस्ट्रीब्यूट। और साथ ही साथ हम लोग चेक करेंगे, देखेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मीनिंग and account of revaluation account and account of revaluation. How to prepare?
ये यहाँ तक हम आज लोग जो है ना इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। और टॉपिक जो हमारे डिस्कशन में रहेंगे, एक तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज, और एक रिवैल्यूएशन का पॉइंट हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास आज की। और जो है हमारी आज की क्लास में पहला टॉपिक रहेगा गुडविल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। गुडविल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। मैं ये नीचे का रब कर देता हूं। देखिए बेटा, जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं है क्या। जैसा कि हमने पढ़ा कि गुडविल जो है वो दो प्रकार की होती है। बेसिकली गुडविल दो प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक तो परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये गुडविल बेटा दो प्रकार की हमने डिस्कस की थी। और हमने बात की थी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स, बेसिकली इंटेंजिबल एसेट्स पर जो लगता है उसके अकॉर्डिंग केवल हम उस गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं जो परचेज गुडविल होती है। क्योंकि परचेज गुडविल में हमें मनीज वर्थ मिलता है, बदले में पैसा मिलता है, और जिसमें पैसा अगर हमें रिसीव हो तो ही हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। उसके लिए कोई भी कैश अकाउंट या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करते। तो सेकंड जो गुडविल थी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, हमने बात की थी कि ये वो गुडविल होती है जो कि बेसिकली ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो अपनी हार्डवर्क के द्वारा, ऑनेस्टी के द्वारा कमाते हैं। इसको बेसिकली हम गुड नेम बोलते हैं, फर्म का नेम एंड फेम बोलते हैं, जो कि पार्टनर्स ने कमाया अब तक, जब से उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो ऐसी गुडविल की वैल्यूएशन हम बेसिकली तब करते हैं जब हमारा पार्टनरशिप डीड चेंज होता है। और जो चैप्टर है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसमें बेसिकली हुआ क्या है, पार्टनरशिप डीड चेंज हुआ है। तो इस चेंज की वजह से, इस चेंज की वजह से जो हमारा पार्टिकुलरली गुडविल का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो यहां हम कर पा रहे हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए। और जो इसके ट्रीटमेंट की हम बेसिकली बात करते हैं तो क्यों की जाती है? क्योंकि हम जब देखते हैं जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है तो उसमें कोई पार्टनर तो क्या कर रहा होता है, गेन, और कोई पार्टनर क्या कर रहा होता है, सैक्रिफाइस। तो इस कंडीशन के अंदर जो पार्टनर गेन कर रहा होता है उसको नीड होती है और ही शुड पे एज ए कंपनसेशन, कंपनसेशन के तौर पर उसको पेड करना होता है। किस व्यक्ति को? उस पार्टनर को जो कि सैक्रिफाइस कर रहा है प्रॉफिट के शेयर में से। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट के शेयर में से तो वो गेन कर रहा है, और उसको कंपनसेट किस तरीके से करता है? आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ गुडविल, प्रोपोर्शन नेट गुडविल देकर जितना हिस्सा वो गेन करेगा फ्यूचर प्रॉफिट्स में, उतने के लिए जो अब तक फर्म ने गुडविल कमाई है उस गुडविल में प्रोपोर्शनेट शेयर निकालकर जो है वो गेन पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या कर देगा बेटा, कंपनसेट कर देगा। तो आइए देखते हैं जब वो इस तरीके से कंपनसेट करता है तो हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो जब इस कंडीशन में हम देखते हैं कि जर्नल एंट्री पास की जाएगी तो क्या जर्नल एंट्री पास की जाएगी, मैं यहां लिख देता हूं। देखिए जरा, जर्नल एंट्री जब हम करते हैं बेसिकली तो ये की जाती है कि गेनिंग पार्टनर डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, हम ये जनरल एंट्री पास करके चलते हैं। अब इससे रिलेटेड जो है हमारे पास 2 या 3 क्वेश्चंस बुक में गिवन है। आइए देखते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में, कैसे वो क्वेश्चंस किए जाएंगे। मैं ये भी रब कर देता हूं बेटा ताकि क्वेश्चंस हम अच्छे से कर सकें।
हम लोग क्वेश्चन जो है बेसिकली बेटा अपनी डीके गोयल सर की बुक से करेंगे। और टॉपिक जैसा कि आपको पता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, पेज नंबर 3.68। क्वेश्चन क्या है जरा समझिएगा। नई बुक में ये जो है क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:1। A और B दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करते हैं बेटा 3:1 में। ये इनका क्या है, ओल्ड रेशो। और न्यू रेशो उन्होंने डिसाइड किया है 5:3। ये कह रहे हैं कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट। 2 साल के आधार पर हमें गुडविल निकालनी है। बेस प्रॉफिट क्या लेना है, 3 साल का। और प्रॉफिट हमें दे रखे हैं बेटा 13, 14 और 15 के, 36,000, 32,000 और 40,000। जो गुडविल की कैलकुलेशन है वो क्या है बेटा, 3 years एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, ये हमारी गुडविल रहेगी। तो इसमें हमें 3 साल के एवरेज प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट रहेगी जो कि हमें गिवन है। और जो है फिर ये कहते हैं कि पास द जर्नल एंट्री फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया बेटा, देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी, 3 1 और 5 3 में लाभानी बांटते हैं, तो इसका टोटल 4 बनता है और इसका टोटल 8 बनता है। और गुडविल हमें निकालनी है 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, जहां पर 3 साल के प्रॉफिट हमें दे रखे हैं 2013 के, 2014 के और 2015 के। प्रॉफिट जो है वो क्या है हमारे पास है 36, 32, 40, 36,000, 32,000 और 40,000, ये हमें प्रॉफिट दे रखे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। आइए हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 3.68 से। बेटा क्वेश्चन की समरी आपके सामने इस तरीके से है। ए और बी पार्टनर हैं, ओल्ड रेशो 3:1, न्यू रेशो 5:3, टोटल 4 और 8 बनता है। गुडविल निकालनी है 3 साल के एवरेज प्रॉफिट को लेकर, जिसमें नंबर ऑफ ईयर परचेजेज हमें गिवन किए हैं कितने बेटा, 2। प्रॉफिट्स हमें इस तरीके से दे रखे हैं 2013, 14, 15 के 36,000, 32,000, 40,000। जब भी बेटा हम गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का क्वेश्चन करते हैं तो मैं कुछ स्टेप यहां आपको दे देता हूं। यू हैव टू फोकस ऑन दो स्टेप्स एंड उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। जब भी गुडविल के ट्रीटमेंट की बात आए तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 आप फॉलो करें, क्योंकि गुडविल जो है हमेशा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के केस में, गेनिंग एंड सैक्रिफाइस में जो है जर्नल एंट्री हम पास करेंगे इसके लिए। तो स्टेप नंबर 1 आप अपने हमेशा रखिएगा कि आप कैलकुलेट करेंगे गेन और सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो सबसे पहला काम आप यही करें गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए। दूसरे नंबर पर आप स्टेप नंबर 2 फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 2 हमारा रहेगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इफ नॉट वैल्यूड ऑलरेडी। इफ नॉट वैल्यूड ऑलरेडी, अगर गुडविल ऑलरेडी वैल्यूड नहीं है तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करने के हमने पढ़े थे कि देयर आर 3 मेथड्स, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। जैसा भी देगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट करके चलेंगे। स्टेप नंबर 3 हम फॉलो करेंगे, जब फर्म की गुडविल आ जाएगी तो उसमें गेन और सैक्रिफाइस शेयर निकाल लेंगे। गेन सैक्रिफाइस शेयर्स की कैलकुलेशंस कर लेंगे। शेयर्स की, मैं बेटा शेयर्स इसलिए लिखा है कि टोटल, आउट ऑफ द टोटल हम जो है ना गेन और सैक्रिफाइस देखते हैं, तो टोटल गुडविल में हम जो है गेन और सैक्रिफाइस देख लेंगे। और स्टेप नंबर 4 जो है हमारा रहेगा पास द जर्नल एंट्री। पास द जर्नल एंट्री, हम जर्नल एंट्री उसमें पास करके चलेंगे। तो ठीक है, इनके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। पहला हमें गेन और सैक्रिफाइस दिया है, तो सबसे पहला स्टेप हम क्या फॉलो करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो स्टेप नंबर 1 हमारा रहेगा
गेन और सेक्रीफाइस रेशियो का। देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, उनका ओल्ड रेशियो दिया है बेटा कितना है 3:1, दिस इज 3:1 इज इक्वल टू 4, और न्यू रेशियो कितना दिया है बेटा 5:3 इज इक्वल टू 8। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप किसी भी मेथड से कैलकुलेट करें कोई दिक्कत नहीं है, ये वर्किंग नोट का पार्ट भी हो सकता है हमारा। तो हम इसका बेस इक्वल कर लेते हैं, और बेस इक्वल करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो आया बेटा 6:2 इज इक्वल टू 8, और न्यू रेशियो क्या आया बेटा हमारे पास 5:3 इज इक्वल टू 8। देखिए 8 रुपये में से ए जो है वो 6 रुपये लेते थे, आज वो 5 रुपये लेंगे, तो इसका मतलब 1/8 की क्या करेंगे सेक्रीफाइस करेंगे। 8 रुपये में से बी जो है वो 2 रुपये लेते थे, आज वो 3 रुपये लेंगे, तो इसका मतलब ये 1/8 क्या कर रहे हैं गेन कर रहे हैं। आई होप आपको गेन और सेक्रीफाइस निकालना आ गया, नो डाउट। चलिए स्टेप नंबर 2 देखते हैं। स्टेप नंबर 2 में हमने कहा था अगर गुडविल वैल्यूड ना हो तो हम पहले वैल्यू करेंगे। तो गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए हमें बताया है कि 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट लेने हैं और नंबर ऑफ ईयर परचेज लेने हैं 2। तो 3 साल हमारे सामने है, मैं इनको यहीं जोड़ देता हूँ, इनको जोड़िएगा, कितना बना 6 और 2 8, 3 और 3 6 और 4 10, 1,08,000 टोटल बना बेटा। स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अगर हम करते हैं तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ 3 इयर्स प्रॉफिट, क्योंकि 3 साल के आधार पर निकालना है, 3 इयर्स प्रॉफिट डिवाइडिंग बाय 3। तो यहाँ सम ऑफ 3 इयर्स प्रॉफिट कितना बना 1,08,000 रुपये। तो 1,08,000 डिवाइडिंग बाय 3 हमारे सामने आ जाएगा 3 3 9, 3 6 18, 36,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट। तो इसके आधार पर गुडविल बताइए कितनी बन गई हमारी। गुडविल के लिए फॉर्मूला लगाया था बेटा हमने 36,000 एवरेज प्रॉफिट लेंगे, इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज लेंगे, हमारे सामने गुडविल आ गई 72,000। आई होप आपको ये गुडविल निकालनी आ गई होगी। थर्ड स्टेप मैंने बताया बेटा आप क्या निकालेंगे गेन और सेक्रीफाइस। तो गेन और सेक्रीफाइस स्टेप नंबर 3 में हम कैसे निकालते हैं जरा देखते हैं बेटा। देखिए ए ने क्या किया था, ए ने किया था बेटा सेक्रीफाइस, बी ने किया था गेन। तो यहां निकाल लीजिए एज शेयर इन गुडविल। गुडविल है 72,000 रुपये, और ए का जो है शेयर गुडविल में कितना बनता है सेक्रीफाइस शेयर है बेटा, ये सेक्रीफाइस शेयर कितना बनता है 1/8 दैट इज ₹9,000। और सेम वे में क्योंकि बी जो है वो गेन कर रहा है तो बी का हिस्सा भी कितना बनेगा 9,000। तो ये जो शेयर हमने निकाल लिया, ये शेयर निकालने के बाद हमें क्या कर देनी है बेटा स्टेप नंबर 4 फॉलो कर देना है, और उसके लिए जनरल एंट्री हम पास कर देंगे। कौन गेन कर रहा है बी, सो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है ए, सो एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी 9,000 और 9,000। नरेशन क्या लिख देंगे गुडविल कंपनसेटेड, गुडविल कंपनसेटेड इन गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो दैट इज 1/8 ईच गेन एंड सेक्रीफाइस। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो समझ में आया होगा। देखिए बेटा हमारी बुक में इसके 3 क्वेश्चन है इस टॉपिक के, मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 23, और एक क्वेश्चन जो हमने छोड़ दिया वो आप खुद करके देखेंगे, और अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे नंबर पर उस क्वेश्चन को जो है आप पूछ सकते हैं, उसका डाउट ले सकते हैं। नंबर है 9671925624। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ए बी एंड सी are partners sharing profit and losses in the ratio 7:3:2. From 1st April 2015, they decided to share profits and losses in the ratio of 8:4:3. Goodwill is to be valued at average of 3 years profit preceding the date of change in profit sharing ratio. The profit of the year ending 31st March 2020
12, 13, 14, 15 were rupees 52,000, 48,000, 60,000, 90,000 रिस्पेक्टिवली. गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री. आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज के लिए पास करनी है. तो चलिए देखते हैं समरी क्या है इसकी. समरी आप हम जो है मैं बोर्ड पर लिख देता हूं. समरी आपके बोर्ड पर इस प्रकार से है. आइए देखते हैं समरी इस प्रकार से है. क्वेश्चन नंबर 23 पेज नंबर 3.68 उसकी समरी इस प्रकार से है. क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ए बी सी 3 पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशो और न्यू रेशो में गिवन है और गुडविल जो है वो है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स के इक्वल. इन्होंने कहा गुडविल की जो वैल्यूएशन करनी है हमें वो पिछले 3 साल के प्रॉफिट के जो ना एवरेज के बेस पे निकालना. और 3 साल के एवरेज के प्रॉफिट पर कौन से प्रॉफिट लेने हैं जब रेशो में चेंज हुआ. इन्होंने रेशो में चेंज कब किया बेटा, 31 मार्च यानी 1 अप्रैल 2015 को. इस दिन उन्होंने डिसाइड किया है कि रेशो बदलेंगे. तो इससे पहले के 3 साल हमारे कौन से रहेंगे, 13, 14 और 15. उनके प्रॉफिट हमारे पास इस प्रकार से हैं. हम 12 को छोड़ देंगे. क्यों, क्योंकि 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे लेना. वो भी कौन से प्रॉफिट लेने हैं जब न्यू रेशो में चेंज आया उससे पहले के 3 साल. तो किससे पहले के 3 साल कौन से हैं, 31 मार्च 15, 31 मार्च 14, 31 मार्च 13. तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. स्टेप नंबर 1 जो है हमारा, हमने बताया था कि हमें क्या कैलकुलेट करना होता है. सबसे पहले गेन और सैक्रिफाइस रेशो. तो ये जो क्वेश्चन है इसका हम लोग निकाल लेते हैं गेन और सैक्रिफाइस. चलिए देखते हैं गेन और सैक्रिफाइस कैसे निकलता है. मैंने आपको बताया था बेटा ओल्ड रेशो आपको दे रखा हो, न्यू रेशो आपको दे रखा हो, तो सबसे पहले इनके बेस जो हैं वो इक्वल कर लीजिए. बेस में अगर देखें तो ये है 7:3:2, 7:3:2 टोटल मिला के होता है 12. न्यू रेशो है हमारे पास 8:4:3 टोटल मिलाकर होता है हमारे पास 15. अब इनका अगर बेस इक्वल करूं तो आप देखिए दोनों की टेबल में कॉमन क्या है. 12 की टेबल में और 15 की टेबल में अगर मैं कॉमन बात करूं तो 12 पंजे 60 और 15 चौके 60 होते हैं. तो इसको तो बेटा 5 से और इसको जो है बेटा 4 से आप मल्टीप्लाई करा दें. ऐसा क्यों कर रहे हो सर, ऐसा इसलिए कर रहा हूं बेटा क्योंकि मुझे बेस अगर इक्वल हो जाए तो कंपैरिजन करना आसान होता है. जब हम एलसीएम लेके करते हैं, एक प्रकार से मैं एलसीएम ले रहा हूं इनका, 12 और 15 का जो एलसीएम है वो 60 आएगा. तो न्यू रेशो और ओल्ड रेशो दोबारा से आप यहाँ लिखें, ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो. बताइए कितना आया, 35:15:10 = 60. बताइए न्यू रेशो कितना आया, 32:16 एंड 12 = 60. अब यहाँ कंपैरिजन देखिए आप कैसे कर पाएंगे. बताइए 60 रुपये के प्रॉफिट में से ए जो है वो 35 रुपये ले रहा था, अब जो है वो 32 लेगा. तो बताइए क्या कर रहे हैं सर, ये तो बड़ा इजी हो गया. सेक्रीफाइस कर रहे हैं कितना, 3/60. चलिए बहुत अच्छी बात है. आगे बताइए 60 में से बी जो है 15 रुपये लेता था, 16 रुपये लेगा. तो ये क्या कर रहा है, ये सर ये सेक्रीफाइस, ये तो गेन कर रहा है सर 1/60 क्योंकि अब ज़्यादा ले रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा था. चलिए नेक्स्ट है 12 में से ये जो है 60 में से जो है सी वो 10 रुपये लेते थे, आज 12 रुपये लेंगे. तो 2/60 क्या करेंगे, ये भी गेन करेंगे. तो पहला स्टेप सर हमारा कंप्लीट हुआ. स्टेप नंबर 1 में हमने क्या सीखा था, स्टेप नंबर 1 में हमने सीखा था कि हाउ टू कैलकुलेट गेन एंड सेक्रीफाइस. स्टेप नंबर 2 मैंने बताया था अगर गुडविल वैल्यूड ना हो तो आप गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे. और यहाँ पर गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए उसने मुझे बताया है, डाटाज क्या दिया है कि 4 साल के प्रॉफिट दिए हैं, लेकिन गुडविल हमें एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर लेने हैं. यहाँ लास्ट 3 ईयर का मतलब है जब रेशो में चेंज हुआ उससे पहले के 3 साल. तो 3 साल कौन से हैं, 15, 14 और 13. तो चलिए गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं. गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए स्टेप नंबर 2 जो है वो क्या रहेगा हमारा, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग बेटा. एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट निकलेगा सर 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ दीजिए. बताइए तीनों साल के प्रॉफिट का जोड़ कितना आया, 8, 9 और 6, 15 और 4, 19, 1,98,000. सर मैंने इतना जोड़ा है, ठीक है सर. 1,98,000, 1,98,000 डिवाइडिंग बाय 3 ईयर्स हैं तो 3 से डिवाइड कर दीजिए. तो 66,000 रुपीज़ का मेरा क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट. और गुडविल क्या थी हमारी, वही थी. जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वही हमारी क्या मानी जाएगी, गुडविल मानी जाएगी. चलिए हमने गुडविल भी बड़ा इजी तरीके से निकाल ली. अब स्टेप नंबर 3 क्या था, गेन और सेक्रीफाइस शेयर निकालें. तो निकालिए गेन और सेक्रीफाइस शेयर इनका. बताइए कौन गेन कर रहा है, गेन कर रहा है बी एंड सी और सेक्रीफाइस कर रहे हैं ए. तो एज सेक्रीफाइस इन गुडविल. बताइए ए का गुडविल में कितना सेक्रीफाइस है, 66,000 मल्टीप्लाइड 3/60. 3/60, 0 से 0 कट जाएगी, ये 1100 पे गया
तो 3300 रुपये जो है ये क्या कर रहे हैं बेटा, सेक्रीफाइस। तो बीज का गेन और सीज का गेन इन गुडविल देख लीजिए कितना बनता है, इन गुडविल निकालें कितना बनेगा। ये आया बेटा हमारे पास 1/60 और 2/60 66,000 में आप कैलकुलेट कर लेंगे। 66,000 गुना 1/60 और 66,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/60, तो ये हमारे पास शेयर कितना आ जाएगा 1100 और ये कितना आ जाएगा 2200। तो हमने शेयर भी निकाल लिया, स्टेप नंबर 3 भी हमारा पूरा हुआ। स्टेप नंबर 4 क्या है, पासिंग द जर्नल एंट्री। अब गेन कौन कर रहा है, बी। सो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेक्रीफाइस कौन कर रहा था, ए। सो ए इज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिख दीजिए, 1100 ये गेन कर रहे हैं, 2200 ये गेन कर रहे हैं और 3300 जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो ये हैं। नरेशन हम वही लिख देंगे, गुडविल कंपनसेटेड बाय बी एंड सी टू ए इन गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर कंटिन्यू करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखिए क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉसेस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जब हम बात करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस की, तो उस कंडीशन में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का मतलब होता है ऐसे प्रॉफिट ऐसे लॉस जिनको कि अब तक हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है और अब वो पार्टनर्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो प्रॉफिट और लॉसेज है हमने जो इकट्ठा करके रखा हुआ था वो कब का है, जब एक जो है ना इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जब चेंज हुआ है तो उससे पहले का है। अगर उससे पहले का तो वो किसका होगा बेटा, वो उन पार्टनर्स का ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि वो उन्हीं पार्टनर का है, लेकिन वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशो में। अब नए रेशो के अकॉर्डिंग तो गेन और सैक्रिफाइस बदल जाते हैं। कुछ पार्टनर पहले की तुलना में ज्यादा गेन कर रहे होते हैं, कुछ पार्टनर पहले की तुलना में कम शेयर ले रहे होते हैं। तो इसलिए जितने भी ओल्ड प्रॉफिट्स होते हैं, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, उन सबको हम क्या करते हैं बेसिकली नॉर्मल व्यू में कि हम उनको ओल्ड रेशो में उन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन हम इस चैप्टर में इसके दो केस पढ़ेंगे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, केस नंबर 1 था जब पार्टनर्स इन प्रॉफिट को बांटना चाहते हैं, और केस नंबर 2 था जब पार्टनर्स इन प्रॉफिट को बांटना नहीं चाहते हैं। चलिए आइए देखते हैं पहले पॉइंट से, व्हेन द पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट एंड लॉसेस। मैं इसको रब कर देता हूं। तो देखिए बेटा, हम लोग बात कर रहे थे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ऑफ accumulated profits, losses and reserves। बेटा यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस और रिजर्व्स का मतलब होता है ऐसे प्रॉफिट जो कि हमने अब तक बांटे नहीं है पार्टनर्स में, फ्यूचर्स के लिए रखे हुए थे, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गया तो वो पार्टनर्स जो है जिनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ है उनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट ना आए, इसीलिए अब हमने इनका क्या कर दिया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर दिया। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम इनको क्या करेंगे, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। केस 1 से हम स्टार्ट करेंगे हम लोग। केस 1 है हमारा, व्हेन पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, जब वो इसको बांटना चाहते हैं। क्यों बांटना चाहते हैं बेटा, इसका भी अगर रीजन देखें तो सिंपल सी बात है, जब लाभ हानि अनुपात बदला है तो कोई पार्टनर गेन करेगा, कौन पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा। तो ये प्रॉफिट कौन से हैं, ये लाभ हानि अनुपात बदलने से पहले के हैं। अगर ये पहले के हैं तो ये ओल्ड रेशो में ही बटने चाहिए, इसलिए वो इसको बांटना चाहते हैं। और बांटना चाहते हैं उसके बाद जितने भी प्रॉफिट होंगे वो सब उनको किस रेशो में बांट लेंगे, न्यू रेशो में बांट लेंगे। तो यहां पर हम बात करें तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेज और रिजर्व में आता क्या क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं आप लोगों से, हमें नॉर्मली बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही बना देता हूं छोटा सा ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। हमें इस तरीके से बैलेंस शीट में ये चीजें मिलेंगी लायबिलिटी साइड में।
जब हम बात करते हैं तो। और कुछ पॉइंट ऐसे भी हो सकते हैं जो कि हमें कहाँ मिलेंगे बेटा, एसेट साइड में। एसेट साइड में देखिए लायबिलिटीज में मुझे जनरली मिलता है जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व मुझे मिलता है खाली रिजर्व के नाम से लिखा हुआ एलिमेंट, मुझे मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस या सिंपल लिखा मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मुझे यहाँ मिल सकता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड के नाम से भी हमें ये मिल सकता है। चलिए और देखते हैं क्या आता है इसके अंदर। हमें यहाँ मिल सकता है कंटिंजेंसी रिजर्व, हमें यहाँ मिल सकता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फ्लक्चुएशन है बेटा, फ्लक्चुएशन रिजर्व। इनके अलावा मुझे एसेट्स में क्या मिल सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, अगर खाली मिल जाए लिखा हुआ तो भी डेबिट बैलेंस मानते हैं क्योंकि एसेट साइड में लिखा है। एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट के नाम से हमें एक आइटम मिल सकता है। हमें मिल सकता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस तरीके से बेटा बेसिकली हमें बैलेंस शीट में आइटम्स मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे मिले, लेकिन ये आइटम्स हमें मिल सकते हैं। इन आइटम्स में जो हमने लायबिलिटी साइड में रखे बेटा, जो ये आइटम्स हमारे लायबिलिटी साइड में आए, दीज ऑल आर द प्रॉफिट्स और द रिजर्व्स, और जो इस साइड में रखे दीज आर द लॉसेस। अब अगर पार्टनर्स इनको बांटेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, देखिए नॉर्मल कोर्स ऑफ कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो इनको बांटना चाहते हैं और इनसे रिलेटेड, बेसिकली किन से रिलेटेड, एक तो वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड, अगर इनसे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो दीज आर टू बी ट्रीटेड एज नॉर्मल प्रॉफिट एंड दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या करेंगे, व्हेन देयर आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी, चलिए देखते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के केस में हम जितने भी प्रॉफिट्स हैं उन सब को बेटा डेबिट कर देते हैं। जैसे कि जर्नल रिजर्व है तो डेबिट, जैसे कि खाली रिजर्व दिया है तो डेबिट, जैसे कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है तो डेबिट, जैसे कि मुझे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड दिया है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जैसे कि मुझे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड दिया है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड अकाउंट डेबिट, जैसे कि मुझे कॉन्टीजेंसी रिजर्व मिला है तो कॉन्टीजेंसी रिजर्व डेबिट, जैसे कि मुझे मिला है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, ये अकाउंट डेबिट हो जाएंगे बेटा। ये सारे के सारे अगर हैं तो हम वर्टिकली लिख देंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इस तरीके से। और क्रेडिट में डाल देंगे क्योंकि बेटा ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट से पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट आप यूज करेंगे और नरेशन आ जाएगी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। ध्यान रखें बेटा ये हमेशा ओल्ड रेशो में बढ़ते हैं। ये तो हुआ प्रॉफिट के केस में। अगर इफ देयर इज accumulated losses तो हम एंट्री कर देंगे बेटा वाइस वर्सा। इस वाइस वर्सा की एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे और ये जो हमें दे रखे हैं 3 ये लॉसेज है हमारे, इनको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। और नरेशन क्या रहेगी? एक्यूमुलेटेड लॉसेज डिस्ट्रीब्यूटेड और ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशियो इनटू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से हम इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने वाले हैं। आइए देखते हैं इसके एक दो क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग देखेंगे केस नंबर 2, जब पार्टनर्स इनको बांटना नहीं चाहते हैं। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमारी बुक में है, हम बुक से इन क्वेश्चन को करेंगे। देखिए जरा बेटा सॉरी, मुझे क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 दोनों क्वेश्चन इसी तरीके के दिए हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, 24 आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है जरा देखते हैं। A, B, C are partners sharing profit and losses in the ratio 1:2:3. From 1st of April 2016, they decided to share the profits in the ratio of 2:3:4. On that date, profit and loss account disclosed a debit balance of ₹90,000. Record the necessary journal entry for distribution of balance in profit and loss account. So हम लोगों को क्या करके दिखाना बेटा, 3 पार्टनर हैं ABC, मैं चलिए इसकी समरी बोर्ड पे लिख देता हूं। उनका रेशो 1, 2, 3 है और नया रेशो दिया है 2, 3, 4 और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया है 90,000 रुपए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। मैं इसको जो है यहां से रब कर देता हूं बेटा, ताकि क्वेश्चन को हम लोग कर सकें। क्वेश्चन की समरी क्या है वो जरा देखते हैं। क्वेश्चन जो दिया है बेटा वो हम कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन, पहले पेज नंबर जो है वो है हमारा 3.69 और क्वेश्चन नंबर जो हम लोग कर रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन दिया है कि ओल्ड रेशो के साथ A, B और C का रेशो है 1:2:3, टोटल इज इक्वल टू 6। और न्यू रेशो जो है वो हमें क्या दिया है जरा देखते हैं। न्यू रेशो दिया है 2:3:4, 2:3:4, टोटल मिलाकर 4, 3, 7 और 2, 9। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों को जो इसमें गिवन है वो क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस कितने रुपए का, 90,000 का। तो बेटा जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट या क्रेडिट बैलेंस दे रखे हैं, ओल्ड और न्यू रेशो दे रखे हो और टॉपिक हो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑन लॉसेस का, और केस हो व्हेन द पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, ऐसा लिखा मिलेगा या लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अगर लिखा हुआ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो भी हम यही अज्यूम करते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। जब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहेंगे बेटा, नेक्स्ट जो इसमें केस करेंगे वो स्पष्ट बताएगा कि दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दीज, दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या रिजर्व्स इन द बैलेंस शीट। तो वो लिखा मिलेगा। फिलहाल कुछ नहीं लिखा तो हम ये मानते हैं बांटेंगे, और बांटेंगे तो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट के केस में तो ये एंट्री करते हैं, लॉस के केस में ये एंट्री करते हैं। तो अब यहाँ लॉस है मेरे पास क्योंकि डेबिट बैलेंस दिया है, और लॉस है तो हम क्या एंट्री कर देंगे, पार्टनर है ABC, सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट और C's कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस है तो इससे हमारा पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो जाता है। कितने रुपए का है बेटा, 90,000 का। रेशो कितना है ओल्ड, 1, 2, 3, टोटल 6 से डिवाइड करो 15,000, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 15 दिए 45,000 रुपए। इस तरीके से हमारी कैलकुलेशन आ जाएगी। नरेशन क्या हो जाएगी, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। तो ये 2 क्वेश्चन थे बेटा, उनमें से मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया। अगर मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस की जगह क्रेडिट बैलेंस हो जाता, क्या लिख जाता है यहाँ पर, क्रेडिट बैलेंस, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते, बड़ा सिंपल था। अब हम एंट्री ऊपर वाली करते और इस एंट्री में क्या करते, जो ये पार्टनर्स हमने डेबिट किए हैं ये सब क्रेडिट हो जाते और प्रॉफिट एंड लॉस जो क्रेडिट किया वो डेबिट हो जाता है। तो मैं इसकी एक एंट्री कर देता हूं। देखिए क्या एंट्री करेंगे इस कंडीशन में, अगर मेरे पास ये क्रेडिट बैलेंस हो और साथ में सपोज करिए मैं एक चीज और लिख लेता हूं, जर्नल रिजर्व मेरे पास है, मान लीजिए ये कितने ले लूँ मैं, आप बता दो मुझे, 70,000 ले लो सर। ठीक है बेटा 70,000 ले लेता हूँ। और मान लीजिए एक चीज़ और ले लेता हूँ,
ये है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये कितने ले लूँ सर? ये ले लो सर आप 40,000 ले लो। ओके 40,000 ले लेता हूँ। तो एक चीज़ और ले लो सर, बताओ क्या लूँ बेटा? एक चीज़ ले लो सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये कितने ले लूँ सर? ये भी ले लो सर 40,000 रुपये। ठीक है बेटा ले लिए। तो अगर सर इस तरीके से दे रखा तो हम कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है बेटा, 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं मैंने आपको बताया, सॉरी 4 प्रकार के प्रॉफिट दे रखे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और मैंने आपको बताया था अगर इन दोनों से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट ना हो तो इनको भी नॉर्मल प्रॉफिट मान के हम क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे। तो इस कंडीशन में जनरल एंट्री क्या करेंगे? सॉरी, तो इस केस में जनरल एंट्री क्या करेंगे? तो इस केस में बेटा मैंने आपको बताया था ये अलग अलग दे रखे तो इनको अलग अलग डेबिट कर देंगे। तो ये सब क्या हो जाएंगे? डेबिट, डेबिट, डेबिट और डेबिट। बताइए किन में बांटने हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट। 2 ए, बी और सी में बांटने हैं बेटा, ए, बी और सी। इनके आगे लिख देंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। जोड़िए जरा कितने बनते हैं? 9 और 7 16 और 4 20 और 4 24। टोटल मिलाकर बनते हैं बेटा 240। 240 को 3 2 5 और 1 6, 6 से डिवाइड कर दो, 6 चौक 24, 40। तो कितना कितना आ गया? 40,000 इनके शेयर में, 80,000 इनके हिस्से में और 1,20,000 इनके हिस्से में। बताइए आपको ये एंट्री समझ में आई कि नहीं आई? तो चलिए चलते हैं केस नंबर 2 पर। व्हेन द पार्टनर्स डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। केस नंबर 2, व्हेन द पार्टनर don't want to distribute, जब वो इसको बांटना नहीं चाहते हैं। किनको? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेज और रिजर्व्स को। बेटा जब वो इनको बांटना नहीं चाहते हैं तो सीधी सी बात है कि वो जो पार्टनर गेन करेगा और जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा वो कुछ तो एडजस्टमेंट करेगा ही। जैसे हमने गुडविल की एडजस्टमेंट की थी, गुडविल में भी हमने क्या किया था? गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस। अगर इस तरीके से अगर वो प्रॉफिट्स को बांटना नहीं चाहते हैं तो हम एक एंट्री पास कर देंगे। और वो एक एंट्री क्या रहेगी हमारी? वो एंट्री रहेगी सेम उसी तरीके से, गेन पार्टनर डेबिट। गेन का मतलब है यहाँ गेनिंग पार्टनर बेटा, तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कैपिटल या करंट अकाउंट, सैक्रिफाइस पार्टनर, कैपिटल या करंट अकाउंट। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी, बड़ी सिंपल है। तो सीधी सी बात है, इसमें भी हम लोग क्या करने वाले हैं? अब स्टेप 1 फॉलो करेंगे, गेन और सैक्रिफाइस रेशो निकालें। स्टेप 2 फॉलो करेंगे, जितने भी प्रॉफिट्स हैं, ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एंड रिजर्व्स, इन सबको क्या कर लेंगे? सम अप कर लेंगे, जोड़ लेंगे बेटा। जोड़ने के बाद क्या किया जाएगा? गेन का शेयर निकाल लें, गेनिंग पार्टनर का शेयर कितना है, सैक्रिफाइस शेयर निकाल लें, कितना कितना बनता है टोटल में से, जो टोटल आएगा उस टोटल में से। और जो आए तो उसके बाद स्टेप नंबर 3 फॉलो करें, पास द जर्नल एंट्री, पास द जर्नल एंट्री। हम जनरल एंट्री पास कर देंगे, पास द जर्नल एंट्री, हम जनरल एंट्री पास कर देंगे इस तरीके से। चलिए इसको पहले मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप लोग बुक से करेंगे। 1-2 क्वेश्चन हम इसका बुक से करेंगे। अगर मैं बात करता हूं एग्जांपल की, तो देखिए, लेट ए, बी और सी का ओल्ड रेशो लिख लेते हैं, जो कि कितना बनता है? 1 2 3 टोटल 6। न्यू रेशो लिख लेते हैं, न्यू रेशो है बेटा 2:1:3, जो कितना बनता है? 6। तो इनके आधार पर सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा? स्टेप नंबर 1 में गुडविल, गेनिंग सैक्रिफाइस शेयर। तो निकाल दीजिए गेनिंग सैक्रिफाइस शेयर, क्योंकि मैंने बेस इक्वल लिए हैं थोड़ा समझाने के पर्पज से, तो दोनों बेस बराबर है। तो ये तो 1/6 क्या करेंगे? गेन, और ये 1/6 क्या करेंगे? सैक्रिफाइस। और ये ना गेन कर रहे हैं ना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इज इट ओके? यहाँ तक क्लियर हो गया?
चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया प्रॉफिट्स एंड लॉसेज मुझे दे रखे हैं, तो मान लीजिए मुझे क्या दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मुझे दे रखा है डेबिट बैलेंस 70,000 रुपये। मुझे जर्नल रिजर्व दे रखे हैं, कितने रुपए दे रखे हैं, मान लीजिए मुझे दे रखे हैं 60,000 रुपये। मुझे दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये दे रखा है मुझे 90,000। मुझे दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, मान लेते हैं ये 1 लाख रुपए का है। मुझे दे रखा है कंटिजेंसी रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व ये मान लेते हैं 70,000 रुपये का है। इस तरीके से मुझे बैलेंस दिए हैं। एक दो आइटम और भी लिख सकते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये मान लीजिए 60,000 रुपये का है। तो इस तरीके से मुझे जो है ना ये प्रॉफिट एंड लॉसेज मिक्स करके देती है, और ये कह रहा है कि ये जो है इनको बांटना नहीं चाहते हैं। लिखा है पार्टनर्स डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एंड रिजर्व्स, इनको ये बांटना नहीं चाहते। तो बेटा नहीं बांटना चाहते हैं तो हम क्वेश्चन को बड़े सिंपल तरीके से करेंगे। स्टेप नंबर 1 हमने पहले ही कर लिया, गेनिंग और सैक्रिफाइस निकाल कर। अब स्टेप नंबर 2 में आप क्या करें, इन सबको जोड़ दें, सबको जोड़ें। कितना बनता जरा देखते हैं। ये डेबिट बैलेंस है तो ये बेटा माइनस का होगा, लॉस, बाकी सारे प्रॉफिट हैं। एक आखिरी में जो है वो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, ये भी हमारा लॉस होता है, इसको भी आप ब्रैकेट में रखें। अब इसको बाकी को जोड़ दें। देखिए जोड़ने के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये 60,000 माइनस के हैं और ये 60,000 मुझे प्लस के लग रहे हैं तो काट दो। ये 70 माइनस के हैं और ये 70 मुझे प्लस के लग रहे हैं तो काट दो। अब बचा कितना, 1,90,000। तो 1,90,000 को आप यहाँ लिख सकते हैं। आप इसका जोड़ करेंगे और घटाएंगे इनको तो 1,90,000 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनका जोड़ कर लिया 1,90,000 और 1,90,000 में अब हमने सेकंड स्टेप में क्या था कि इनका क्या निकालने, गेन और सैक्रिफाइस। चलिए निकालिए गेन और सैक्रिफाइस कितना बनता है, मैं यही निकाल देता हूँ। यहाँ मेरे पास 1,90,000 रुपये का तो टोटल प्रॉफिट है और गेन कितना कर रहे हैं 1/6 और सैक्रिफाइस भी 1/6। तो 1/6 कितना बनता है जरा देख लेते हैं। 6 से बाकरी 6 3 18 1 0, 6 दूनी 12 पे जाएगा नहीं, 6 कम 6 4 0, 6 6 36, फिर कितना बचा हमारे पास 4 0, 6 6 36 और आखिरी में हम 7 लिख देते हैं। तो इतना ही गेन आया और इतना ही क्या आएगा, सैक्रिफाइस आएगा। तो इसकी हम क्या कर देंगे, एक जनरल एंट्री पास कर देंगे। बताइए जनरल एंट्री क्या करेंगे इसकी, मैंने आपको बताया था जब गेन डेबिट टू सैक्रिफाइस में हम क्या करते हैं, एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ गेन कौन कर रहा है, ए, सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, बी, तो बीज कैपिटल अकाउंट। हम ये लिख देंगे, कितना अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 31,667, 31,667। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन बन जाएगा। और नरेशन क्या हो जाएगी, accumulated profit and losses are adjusted in gaining and sacrificing ratio। आई होप आप ये नरेशन जो है लिख लेंगे। चलिए बेटा ये तो हुआ एग्जाम्पल। आई होप कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये बात समझ में आई होगी कि जब पार्टनर्स इनको बांटना नहीं चाहते तो हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बुक से, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हम देखते हैं। बेटा मैं क्वेश्चन जो है आपको करवा रहा हूँ इसमें से, देखिए क्वेश्चन जो रहेगा हमारा हम करवा देते हैं ऐसा। इस बुक में फिलहाल अलग से तो कोई क्वेश्चन नहीं दिया, यहां पर आइए आप। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 बुक के अंदर, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 जो है हमारा ऐसा क्वेश्चन है, हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं, फिर बीच में जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं उनको हम देखेंगे थोड़ा सा ट्रीटमेंट समझते हुए। दो पार्टिकुलर रिजर्व्स के बारे में, कौन कौन से, एक तो वर्कमैन कंपनसेशन और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, क्योंकि ये स्पेसिफिक रिजर्व है और स्पेसिफिक रिजर्व का ट्रीटमेंट जब इसके इनके बारे में एडजस्टमेंट हो तो हम स्पेशल तरीके से करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, मैं पढ़ देता हूं, समझिएगा। एक्स, वाई एंड जेड 3 पार्टनर हैं, 5 3 2 में लाभ हानि बांटते हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर रेशियो जो होगा उनका 2 3 5 होगा, 2:3:5। और विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। इट मींस दे डू नॉट वांट टू चेंज। ये कैसे कैसे
लिखा मिल सकता है, दे डू नॉट वांट टू चेंज, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब, दे डू नॉट वांट टू अफेक्टिंग द बुक वैल्यू। तो इस तरीके से हमें लिखा मिल सकता है। क्या दिया हमें, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, इसके आगे कुछ लिखा नहीं है तो प्रॉफिट माना जाता है, क्रेडिट बैलेंस मानते हैं। और एक दिया एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जिसके आगे जो है पार्टिकुलर कुछ लिखा हो चाहे ना लिखा हो, हमने बताया था कि बैलेंस शीट में ये एसेट साइड मिलता है, तो ये लॉस है। तो दोनों को अगर देखें तो क्वेश्चन मैं थोड़ा सा लिख देता हूं बोर्ड पर, आप समझिएगा क्वेश्चन क्या है। देखिए बेटा, क्वेश्चन दिया था x, y और z, तीन पार्टनर है, रेशो है इनका 5, 3 और 2, ये इनका ओल्ड रेशो है बेटा। न्यू रेशो उन्होंने दिया है 2, 3 और 5, ये इन्होंने क्या दिया है, इनका न्यू रेशो दिया। अगर नई रेशो 2, 3, 5 दिया है तो मैंने पहले स्टेप क्या बताया था आपको, गेन और सेक्रीफाइस निकालेंगे। टोटल बनता है 10, टोटल बनता है 10, 10 में से x जो है वो 5 रुपये लेता था, आज वो 2 रुपये लेगा, तो 3/10 क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। ना ये गेन कर रहा है ना ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये 2 रुपये लेता था, आज 5 रुपये लेगा, तो ये क्या करेगा, 3/10 गेन करेगा। तो गेन सेक्रीफाइस तो बड़ा इजी है, निकल गया। अब हमें दिया क्या है इस क्वेश्चन में बेटा, दिया है एक तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 24,000 रुपये, जिसके बारे में कुछ ना लिखा हो तो हम प्रॉफिट मानते हैं। एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया है बेटा हमें, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 12,000 रुपये का। अगर ये 12,000 का सस्पेंस अकाउंट है तो ये लॉस हो गया हमारे लिए। और मैंने आपको बताया था स्टेप नंबर 2 में इनको आप समअप कर लें, समअप बनता है तो कितना बनता है, 12,000। तो 12,000 किस चीज़ का बैलेंस बचा, ये हमारा क्रेडिट का। ये भी ध्यान रखें, क्रेडिट का बैलेंस बचता है कि डेबिट का। तो ये हमारा बैलेंस किस चीज़ का बचा है, क्रेडिट का। क्रेडिट का बैलेंस प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट के केस में हम लोग क्या एंट्री करते हैं, गेन डेबिट टू सेक्रीफाइस, गेन डेबिट टू सेक्रीफाइस। मैंने बेटा ऐसा क्यों बताया आपको, इसलिए बताया कि कई बार अगर मेरे पास ये डेबिट बैलेंस बच जाए तो ये एंट्री रिवर्स कर देंगे। ये एंट्री रिवर्स क्या कर देंगे, सेक्रीफाइस डेबिट टू गेन इन द केस ऑफ नेट लॉस। अगर हमें एडजस्ट करने पड़े तो बातते नहीं हो और एडजस्ट करने पड़ जाए और लॉस बच जाए, डेबिट बैलेंस बच जाए, तो ये एंट्री रिवर्स हो जाती है। रिवर्स किस क्या हो जाती है, इन केस ऑफ लॉस हम ये एंट्री क्या कर देते हैं, सेक्रीफाइस डेबिट टू गेन। इस तरीके से हम ये एंट्री पास करके चलते हैं। फिलहाल प्रॉफिट बचा है, क्रेडिट बैलेंस बचा है, तो इसमें गेन और सेक्रीफाइस निकाल लीजिए, 3/10 और 3/10। मैं 3/10 की कैलकुलेशन करूँ तो कितना हिस्सा आया, ये आया बेटा 3600 रुपये। तो 3600 रुपये से मैं एक एंट्री पास कर दूंगा, और एंट्री क्या रहेगी हमारी, गेन करने वाले कौन है, जेड। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स ने सेक्रीफाइस किया तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट 3600 बेटा +1 में इनके फॉर्मेट तो सीखे ही हैं, फॉर्मेट में ही एंट्री करनी है, बिना फॉर्मेट के आपको एंट्री नहीं करनी है, प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये हम पार्टिकुलरली इसके लिए एंट्री कर देंगे। ये क्वेश्चन हमने कौन सा किया, क्वेश्चन नंबर 31 जो हमने बुक से किया। तो इस क्वेश्चन को समझते हुए हमने ये टॉपिक क्लियर किया, तो आई होप आपके दोनों टॉपिक क्लियर होंगे। आइए अब देखते हैं इन्हीं के अंदर स्पेसिफिक रिजर्व अगर हो तो उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब होता है बेटा कि कोई पार्टिकुलर सिचुएशन के लिए अगर हमने कोई रिजर्व बनाए हैं, और अगर पार्टिकुलर सिचुएशन के लिए अगर हम कोई रिजर्व बनाते हैं और उनसे रिलेटेड कोई जो क्लेम या कोई एडजस्टमेंट हमें गिवन हो, तो हम उसको एडजस्ट करने के बाद उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पेसिफिक रिजर्व। तो स्पेसिफिक रिजर्व में हमारे पास केवल 2 ही रिजर्व हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। एक तो रिजर्व हम डिस्कस करेंगे कौन सा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और एक रिजर्व कौन सा डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। चलिए इन 2 रिजर्व्स को हम समझते हैं, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, फिर इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हम करेंगे और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर कंटिन्यू करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व्स। इन स्पेसिफिक रिजर्व्स में बेटा मैं 1 बाय 1 करके आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में। बेटा जैसे कि आपको पता है, इसके नाम को अगर देखें तो क्या लिखा है, वर्कमैन कंपनसेशन और रिजर्व, यानी ऐसे रिजर्व जो वर्कमैन को कंपनसेशन देने के लिए बनाया जाए,
उसे क्या कहेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये एक स्पेसिफिक नेचर का हो गया, क्योंकि पर्पज क्या है, जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, यदि उनके साथ किसी प्रकार की मिस हैपनिंग हो जाए ड्यूरिंग द वर्क आवर्स, ड्यूरिंग द वर्किंग पीरियड, या जो है पार्टिकुलरली फैक्ट्री में मशीन से कोई दुर्घटना घट जाए उनके साथ, तो उस कंडीशन में जो उनको कंपनसेशन हम देंगे वो इस रिजर्व्स में से दिया जाता है। और रिजर्व्स बेसिकली हमने 11th क्लास में ही पढ़ा था, दीज आर क्रिएटेड फॉर अननोन लायबिलिटीज, दीज आर क्रिएटेड फॉर अननोन लायबिलिटीज, क्योंकि हमें पता नहीं है ना किसके साथ क्या दुर्घटना घटने वाली है, तो अननोन लायबिलिटीज के लिए बनाए जाते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि जब रिजर्व्स को मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर दें तो ये क्या बन जाता है, फंड बन जाता है बेटा। और नॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म जो है ऐसे रिजर्व्स को मार्केट में इन्वेस्ट करती है। क्यों करती है, क्योंकि अगर रिजर्व्स बनाकर रख लिए तो उनसे पार्टिकुलरली एक्स्ट्रा कोई हमें प्रॉफिट नहीं होने वाला, लेकिन अगर उनको मार्केट में लगा देते तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम उनके ऊपर जनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज इनको जो हम यूज करेंगे टू मेक द कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयज इन द केस ऑफ एडवर्स सिचुएशंस। तो चलिए देखते हैं, आपको ये जो है पार्टिकुलरली मिलता कहाँ है बेटा, ये मिलता है आपको बैलेंस शीट में। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ये बैलेंस शीट में किस साइड मिलता है आपको, लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटीज साइड में। अब बेटा इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को समझने के लिए मैं साइड बाय साइड एक एग्जांपल भी लेके चलूंगा, जिसके थ्रू आपको इसको समझते हुए चलना है। उसके बाद हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड मिलता है तो डेफिनेटली क्रेडिट बैलेंस को शो करता है, और इससे रिलेटेड अगर मुझे एडजस्टमेंट्स मिलती हैं तो ही मैं इसको क्या मानता हूँ, स्पेसिफिक रिजर्व मानता हूँ। अदरवाइज हम इसको स्पेसिफिक रिजर्व ना मानकर नॉर्मल प्रॉफिट मानते हुए पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। चलिए देखते हैं जो है इनके क्या क्या केसेस हमारे सामने हो सकते हैं। देखिए बेटा, मेरे पास जो है ये बैलेंस शीट है, और इस बैलेंस शीट में मुझे यहाँ दिया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मान लेता हूँ मुझे दिया है 60,000 रुपये का। ठीक है, ये लायबिलिटी साइड है बेटा बैलेंस शीट की, ये लायबिलिटी साइड है, आप इसको जो है अच्छे से लिख लें। ये 60,000 रुपये दिया। अब इससे रिलेटेड मेरे पास एडजस्टमेंट क्या हो सकती है, सपोज पहला जो केस दिया है मुझे इससे रिलेटेड, पहली जो एडजस्टमेंट मुझे दिया वो लिखा है देयर इज नो इंफॉर्मेशन, देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट हमें कोई क्लेम नहीं दिया, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो बेटा मैंने आपको बताया था, अगर ऐसा कोई क्लेम या कोई रिजर्व या किसी प्रकार के कोई जो एडवर्स सिचुएशन ना हुई हो ऑर्गेनाइजेशन में किसी पार्टिकुलर ईयर में, तो उस ईयर में हम इसको क्या मान लेंगे, प्रॉफिट मान लेंगे। और नॉर्मली जो प्रॉफिट्स होते हैं वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करने सीखे थे। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने सीखे थे, केस 1 में हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, नॉर्मली हम इसकी एंट्री कर देंगे, जो प्रॉफिट्स हैं वो डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बेटा ये ओल्ड रेशो में बढ़ते हैं, ध्यान रखना किस रेशो में बढ़ते हैं, ओल्ड रेशो में। आप नरेशन में लिख देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिकॉज देयर इज नो क्लेम। अगर इस बात को मैं यूं समझूं तो आप यूं लिख सकते हैं शॉर्ट में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज गिवन, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज नॉट गिवन, राइट। चलिए केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 क्या बनता है हमारा, केस नंबर 2 जो है वो है इफ देयर इज ए वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ऑफ ₹40,000, 40,000 रुपये का क्या है हमारे पास, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है। तो बेटा इस कंडीशन को अगर मैं लिखूं तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ग्रेटर देन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ग्रेटर देन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के पर्पज से। और जब ऐसा हो कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज़्यादा हो क्लेम से, तो कोई डरने की बात नहीं है। तो उस कंडीशन में केस 2 में हम लोग क्या एंट्री करेंगे, जरा देखिए। जो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो हम डेबिट करके चलेंगे, और यहाँ डेबिट हो जाएगा कितना अमाउंट बेटा, 60,000 रुपये, जैसा कि हमें दे रखा है। और यहाँ पर भी आप ये लिख लें 60,000, ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगी ओल्ड रेशो में। तो ये 60,000 रुपये हम यहाँ लिख लेंगे। और उसके बाद 2 सबसे पहले करेंगे कंपनसेशन क्लेम को एडजस्ट, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है बेटा, 40,000 रुपये का।
अब ये जो डिफरेंस बचा वो कितने का बचा, 20,000 का। अब 20,000 के डिफरेंस को हम क्या करने वाले हैं, पार्टनर्स के अकाउंट में बांट देंगे, क्योंकि इस साल यही क्लेम था हमारे पास और कोई क्लेम नहीं था। और जो पैसा बचा अब वो क्या बच गया, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है, उसको नॉर्मल प्रॉफिट की तरह ट्रीट करेंगे और 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशो में बेटा, ओल्ड रेशो में। आई होप आपको क्वेश्चन का जो है केस नंबर 2 भी समझ में आया होगा। चलिए केस नंबर 3 देखते हैं। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको ज़्यादा नीचे ना देखना पड़े। केस नंबर 3, अगर केस नंबर 3 में लिखता हूं तो ये लिखा है मुझे, इफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज ₹70,000, 70,000 रुपये का क्या है हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है। तो उसको ऐसा लिखा जा सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, समझने के पर्पज से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसा लिखा हो तो जो है क्या हुआ, सॉरी यहाँ इक्वल टू की बात कर रहा हूँ तो इसको क्या कर लेंगे, 60,000 रुपये कर लेंगे। तो ये क्या है, दोनों बराबर हो गए। अगर ये बराबर हैं तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना क्लेम है उतना ही हमारे पास रिजर्व भी है, तो डरने की क्या जरूरत है, एंट्री पास करें आप नॉर्मली। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप क्लेम को पूरा करते हैं, फिर रिजर्व बचता है तो बांटते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, इसको क्या लिखेंगे, प्रोविजन के नाम से बेटा, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अमाउंट कितनी है, 60,000 और 60,000। आई होप आपको ये केस 3 भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए पहले केस में जो था क्लेम था ही नहीं, दूसरे केस में क्लेम जो है वो छोटा था, तीसरे केस में क्लेम जो है वो इक्वल आ गया। अब एक केस और अगर बचा तो उस केस में अगर मैं ये कहूँ तो क्या होगा, जरा देखते हैं। मैं नीचे वाले केस को रब कर देता हूँ। देखिए केस नंबर 4 क्या है हमारा, केस नंबर 4 अगर मुझे दिया हो, इफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज ₹70,000, 70,000 रुपये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये इससे क्या है, कम है। और अगर ये इससे कम है तो बेटा सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं हमें लॉस हो रहा है और ज़्यादा, जितना हमारे पास रिजर्व था उतना देने के बाद भी हमारे पास क्या हो रहा है, कुछ लॉस हो रहा है। उस लॉस को भी हम क्या करके चलेंगे, एडजस्ट करके चलेंगे। जरा देखिए केस नंबर 4 की एंट्री हम लोग क्या करने वाले हैं। केस नंबर 4 अगर मैं बात करूं आपसे तो पहली एंट्री तो बेटा सबसे पहले जो रिजर्व्स है उसमें से आप पूरा करें क्लेम जितना भी हो सकता है, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। इसको लिखेंगे कैसे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये है बेटा 60,000 और ये कितना है, 70,000। तो 10,000 का जो लॉस हमें हो रहा है वो हम कहाँ से उठाएंगे, वो हम उठाएंगे बेटा एक न्यूली ओपन अकाउंट जिसका नाम रहेगा रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। हम जितने भी ऐसे लॉस होते हैं जिनमें हमारी लायबिलिटीज एक्सेस में आ जाए तो सारे लॉसेज या प्रॉफिट्स कहाँ से एडजस्ट करके चलेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट करके चलेंगे। तो जैसे ही हमने इसे एडजस्ट किया तो सीधी सी बात है बेटा, ये अब लॉस क्रिएट हो गया तो ये लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम एक एंट्री और करके चलेंगे इस रिवैल्यूएशन के लॉस को बांटने की। वो एंट्री रहेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और जो लॉस ये 10,000 का आया है ये पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रेशो ओल्ड रेशो ही रहने वाला है, राइट। तो ये 4 केसेस हमने इसमें देखे। आइए इसका बुक से एक जो है ना क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपको ये जो 4 केसेस एग्जाम्पल के लेकर जो मैंने आपको समझाए समझ में आ गए होंगे। इसका अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं बुक से, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्पेसिफिक रिजर्व पर जो कि रहेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जो है 26 हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, पेज नंबर 3.69। और इसमें जो क्वेश्चन को हम साथ साथ पढ़ेंगे और साथ साथ ट्रीटमेंट भी देखेंगे इसका क्या रहेगा। तो हमारे पार्टनर हैं इसमें ए और बी, 2 पार्टनर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है 2:3। ये इनका ओल्ड रेशो है और ये इनका न्यू रेशो भी हमें गिवन है। और न्यू रेशो उन्होंने बताया कि 1:1 रहेगा। बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन में हम केवल ओल्ड रेशो का यूज करेंगे, न्यू रेशो का यूज तब करते हैं जब ये लिखे कि दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दीज वैल्यूज। तो फिलहाल जो है वो कुछ नहीं कहते, हमें केसेस दिए हैं तो उन केसेस के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चन को ओल्ड रेशो का यूज करेंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है 40,000 रुपये का।
अब इस 40,000 के रिजर्व्स के साथ मैं ये 4 केसेस बनाऊंगा और क्वेश्चन में जो केसेस मुझे दिए हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलेंगे। पहला केस दिया है, सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। केस 1, इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन। पहला केस है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसके बारे में बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो 40,000 की सिंपल एंट्री में क्या कर दूंगा, बताइए। केस 1 में मैं एंट्री क्या करने वाला हूं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर कौन है, ए और बी। सो ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट के नाम से मैं ये एंट्री पास कर दूंगा। अमाउंट कितनी रहेगी, 40,000, रेशो 2 3 5, 5 से भाग कर दीजिए, 5 × 40, 8 दूनी 16,000 और 8 दिए 24,000 रुपये। इस तरीके की हम ये एंट्री पास कर देंगे। आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। चलिए केस नंबर 2 पढ़ते हैं। केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 क्या है देखते हैं। इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹25,000। क्लेम जो है वो कितना आया बेटा, 25,000 और रिजर्व्स कितने हैं, 40,000। तो ये केस कौन सा हो गया, केस नंबर 2, जिसमें कि मुझे रिजर्व्स ज्यादा दे रखे हैं। तो इस कंडीशन में मैं जब जनरल एंट्री पास करूंगा तो क्या करूंगा बेटा, केस नंबर 2 में तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट मैंने आपको बताया था, अमाउंट रहेगी 40,000 और क्लेम को हम पहले कंपनसेट करेंगे किस नाम से, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना है 25,000 और बाकी बचा हुआ ए में और बी में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बताइए ए और बी में कितना बचा, 40 में से 25 गए तो 15 को बांट दीजिए, 3 2 5, 5 से भाग करिए, 5 दिए 15, 3 दूनी 6,000 और 9,000 नरेशन आप लिख देंगे। आई होप आपको सेकंड केस की एंट्री भी समझ में आई होगी। आइए चलते हैं केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 क्या कहता है जरा देखिए। इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹40,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है 40,000, क्लेम दिया है बेटा 40,000। अभी दोनों बराबर हैं, केस नंबर 3 है और केस नंबर 3 में मैंने आपको क्या बताया था, क्या एंट्री पास करते हैं हम लोग, और जितना भी रिजर्व है उससे क्लेम को एडजस्ट कर दें। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, किस नाम से लिखेंगे बेटा, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, 40,000 और 40,000। सर एक बात बताएं, पूछो बेटा पूछो, सर ये जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हम क्रिएट कर रहे हैं इसका कुछ होगा। हाँ बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। ये जो जितना भी क्लेम आएगा, चाहे वो पहले केस में हो, चाहे दूसरे में हो, चाहे तीसरे में हो, चाहे चौथे में, जितना भी हम क्लेम क्रिएट कर रहे हैं बैलेंस शीट में वो रिप्लेस हो जाएगा रिजर्व्स के साथ। बैलेंस शीट में किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, रिजर्व्स के साथ। जितने रिजर्व्स हमने यूज किए, यानी कि सारे रिजर्व्स यूज हो गए और क्लेम ज्यादा है तो जितना क्लेम है वो आएगा। अगर सारे रिजर्व यूज हो गए, क्लेम उसके इक्वल है तो वो क्लेम एज इट इज आ जाएगा। अगर क्लेम कम है तो कम अमाउंट की जो क्लेम है, अमाउंट जितने अमाउंट का वो आ जाएगा और बाकी बचे हुए रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिए थे। चलिए इसका केस नंबर 4 देखते हैं। केस नंबर 4 हमें क्या बताता है। केस नंबर 4 में लिखा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एस्टिमेटेड है ₹50,000 से। तो ये कितने से माना गया है बेटा, 50,000 से माना गया है और ये कितना है मेरे पास, 40,000 रुपये मुझे ये गिवन है। तो इस कंडीशन के अंदर अब हमें रिजर्व्स जो है कम दिए हैं तो पहली एंट्री क्या कर दूंगा बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 रुपये टू, मैंने आपको बताया था कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को हम एडजस्ट करेंगे यहाँ पर, तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ये दिया है 50,000 रुपये। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 10,000 रुपये, ये मैंने आपको किससे बताया था, रीवैल्यूएशन अकाउंट से आप इसको एडजस्ट करेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होता है तो ये हमारा एक प्रकार का लॉस होता है और ये पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, ए बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से हम ये एंट्री कर देंगे। ये पार्टनर डेबिट और ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट होगी कितनी, 10,000 रुपये और रेशो कितना है, 3 2 3 3 2 और 3 5 से भाग कर दो,
5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 4000 और ये आ जाएगा 6000। इस तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके चलेंगे। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हुआ 26। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक था, स्पेसिफिक रिजर्व था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उस टॉपिक को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो स्पेसिफिक रिजर्व है उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं। तो हम लोग देखेंगे जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स होते हैं वो क्या होते हैं और उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। जब इनके बारे में हमें एडजस्टमेंट दे रखी हो तो हम इनको सबसे पहले क्या करते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व मान लेते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व। अब बेटा स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब मैंने आपको बताया था जो स्पेशल पर्पज के लिए बनाया जाए। तो इसका पर्पज क्या है, टू मीट द फॉल इन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। जो बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यदि उनमें किसी प्रकार की गिरावट आती है, यानी मार्केट वैल्यू घटती है या बढ़ती है, तो उन कंडीशन में जब घटती है तो उसमें हम इसका ट्रीटमेंट, इसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से करेंगे, क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ये हमें देखना है। बेटा इस क्वेश्चन को भी मैं जो है ना एक एग्जाम्पल से समझाऊं या प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाऊं, आप बता दीजिए। सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझा दीजिए। ठीक है बेटा, इसको हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझते हुए चलेंगे, साथ साथ इसकी एंट्रीज को भी समझेंगे और जो है ना आपको देखना है हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि पहले मैं इसका एक एग्जांपल समझा दूं आपको, ताकि आप क्वेश्चन खुद ब खुद कर सकें। चलिए देखते हैं। इसमें भी हम जो है ना पार्टिकुलरली कुछ केस बनाएंगे और हमें गिवन क्या होगा, हमें गिवन इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन कि हमें यहाँ बैलेंस शीट दी होगी और यहाँ लिखा होगा बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अमाउंट मान लीजिए 70,000 दे रखी है और यहाँ इसके साइड बाय साइड हमें क्या मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट। बेटा अगर इन्वेस्टमेंट ना गिवन हो तो सीधी सी बात है, आप इसको जो है क्या मान सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं रह जाता। जब इन्वेस्टमेंट है ही नहीं तो किसकी वैल्यू को कंट्रोल करेगा। तो सिंपल है, अगर ये नया दे रखे हो तो इसको हम नॉर्मली प्रॉफिट मानते हुए डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन फिलहाल हम इसको लिख लेते हैं और केसेस के हिसाब से चलते हैं। पहला केस देखिए बेटा क्या बनता है, केस नंबर 1 जो हम इसमें बनाने वाले हैं, व्हेन देयर इज नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू इज वैल्यूड एट द रेट ऑफ ₹1 लाख। मैंने 1 लाख माने हैं ना, इसलिए मैंने यहाँ 1 लाख लिख दिया। ये दोनों केस हैं, इन दोनों को मैं मिलाकर बता रहा हूं। एक तो जब ये लिखा हो या तो चेंज ही नहीं हुआ, या फिर ये लिखा मिल जाए कि मार्केट वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपए है, तो इस कंडीशन में भी इसमें कोई चेंज नहीं आया बेटा। जब चेंज ही नहीं आया तो उस कंडीशन में ये नॉर्मल जो है हमारे क्या बन जाते हैं, प्रॉफिट बन जाते हैं और इनको हम पार्टनर्स के अकाउंट में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और जो पार्टनर्स होते हैं उनके अकाउंट से क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट बढ़ जाएगी कितनी, जो हमें रिजर्व्स में दे रखी है 70,000। और रेशो कौन सा यूज करने वाले हैं, ओल्ड रेशो हम इसमें यूज करेंगे। बताइए क्या आपको ये पहला केस समझ में आया? अगर पहला केस समझ में आया तो चलिए चलते हैं सेकंड केस पर। सेकंड केस क्या है उसको मैं लिख देता हूँ, इस एंट्री को यहाँ से रब कर देता हूँ और अब चलते हैं सेकंड केस पर। सेकंड केस क्या है जरा देखती है, केस नंबर 2, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट रुपीज, मान लेते हैं ये हो गई 90,000 की वैल्यू। तो इस कंडीशन में बेटा इसको अगर ऐसा लिख दूं तो आप समझ जाइए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो बड़ा होगा चेंज से, चेंज इन इन्वेस्टमेंट से, चेंज इन इन्वेस्टमेंट से। देखिए आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है 70,000,
ये बड़ा है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू है 1 लाख, मार्केट वैल्यू है 90,000, तो चेंज कितना है, यानी 10,000 से क्या हुई है, वैल्यू डिक्रीज हुई है। तो ये से बड़ा है जो रिजर्व है। अगर ये बड़ा हो तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप सिंपली एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 70,000 रुपये, और सबसे पहले कंपनसेट करेंगे जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट आई है, टू इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये। अब जो बच गया बेटा वो नॉर्मली क्या करेंगे, पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बचे हुए 60,000 रुपये हैं वो ओल्ड रेशो में बांटकर चलेंगे। आई होप आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं केस नंबर 3 पर। मैं केस नंबर 1 जो है रब कर देता हूँ, केस नंबर जो है 2 जो है मैं रब कर देता हूँ, और केस नंबर 3 पर हम लोग चलेंगे। केस नंबर 3 क्या है ज़रा देखते हैं। केस नंबर जो 3 है हमारा वो क्या कहता है, वो कहता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी है बेटा, वो मान लेते हैं वो बन गई हमारी 30,000, मैं 30,000 रुपये मान लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000 आई, तो गिरावट कितनी आई इन्वेस्टमेंट में, 70,000 रुपये की। यस, क्योंकि बुक वैल्यू कितनी थी 1 लाख, मार्केट वैल्यू 30,000, तो 1 - 30 बच गया 70, तो 70 हमारी क्या आ गई, गिरावट आ गई बेटा। अब 70,000 यदि गिरावट आ गई तो हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो इक्वल टू है फॉल इन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। चलिए फिर बड़ी सिंपल सी बात है, जब सारा ही लॉस हो गया तो सारे को सारे हम कहाँ एडजस्ट कर देंगे, सारे रिजर्व्स को, सिंपल सी बात है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को एडजस्ट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसमें एडजस्ट करके चलिएगा 70,000 और 70,000। चलिए हो गया एडजस्ट, अब हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आइए केस नंबर 4 पर चलते हैं। अब केस नंबर 4 क्या है ज़रा देखते हैं। केस नंबर 4 के बारे में मैं केस नंबर 3 यहाँ से रब कर देता हूँ ताकि आप केस नंबर 4 अच्छे से समझ पाएँ। देखिए केस नंबर 4 हमें क्या बताता है, केस नंबर 4 हमें बताता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई बाय ₹10,000 से, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट is valued at ₹1,10,000, 1,10,000 पर वैल्यूड की। दोनों में कोई अंतर नहीं है बेटा। यहाँ मैंने लिख दिया इंक्रीज हो गई, तो इसका मतलब हमने डिफरेंस करके लिख दिया, और यहाँ दे दिया मार्केट वैल्यू, इसका मतलब डिफरेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कितने से इंक्रीज हो रहे हैं, बाय 10,000 से। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो जो है जितना भी अमाउंट दिया है उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा, नो यूज इन केस ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है तो इस कंडीशन में इसका कोई यूटिलाइजेशन हम नहीं करते। इसको क्या मानते हैं, इट इज टू बी ट्रीटेड एज नॉर्मल प्रॉफिट, और हम एंट्री क्या पास कर देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक एंट्री तो हम इसकी ये पास कर देंगे बेटा। लेकिन अब क्योंकि ये वैल्यू बढ़ी तो है, बढ़ी है, तो इसका मतलब हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट के केस में हम एक एंट्री करके चलेंगे कि इन्वेस्टमेंट जो इंक्रीज हुए हैं उनको हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर हमें लॉस हो जाए तो हम हमारे पास जो पार्टिकुलर रिजर्व होता है यदि उससे ज़्यादा लॉस हो जाए तो हम रिवैल्यूएशन से ले लेते हैं। उसी तरीके से अगर प्रॉफिट हो जाए तो उनको इनमें से तो एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि प्रॉफिट है, लेकिन उनको हम कहाँ डाल देते हैं बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो हम उसके लिए क्या एंट्री पास कर देंगे, जो एक्स्ट्रा अमाउंट हो रही है हमारे पास 10,000 से इंक्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट आप ओपन करेंगे तो साइड बाय साइड आप एक एंट्री और कर देंगे, जितना भी रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट इकट्ठा हुआ है उसको आप पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करके चलेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट हो जाएगी कितनी, 10,000 और 10,000, और रेशो क्या रहेगा, ओल्ड रेशो। और ये तो हमें पता ही है कि ये भी हम ओल्ड रेशो में ही क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट
और इस कंसेप्ट के बेस पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 28, उसको देखते हैं और हम आज के टॉपिक को यहीं रोकते हैं। बाद में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा कौन सा रहेगा, 28। पेज नंबर हमारा है 3.70। कुछ पोर्शन 69 पर दिया है, वहां से पढ़ेंगे, कुछ 70 पर दिया है। देखिए क्वेश्चन है हमारा ABC पार्टनर है। मैं इसको साइड बाय साइड लिखते हुए चलता हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। ABC पार्टनर है जिनका रेशो दिया है बेटा 4-3-2, 4-3-2 टोटल 9, और न्यू रेशो दिया है 2-3-4 टोटल 9। ये इनका ओल्ड रेशो है और ये इनका न्यू रेशो है। मुझे न्यू रेशो से कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि फिलहाल मैं ट्रीटमेंट सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ, और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट वो करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में मुझे बैलेंस शीट दी है, और बैलेंस शीट मुझे किस तरीके से दी है जरा देखते हैं। बैलेंस शीट मुझे दी है, यहाँ तो दिया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अमाउंट है मेरे पास 54,000, और यहाँ मुझे दिए हैं इन्वेस्टमेंट वैल्यू दी है मुझे 6 लाख रुपीज़। ये ऑन कॉस्ट है, यानी बुक वैल्यू इनकी कितनी हो गई, 6 लाख रुपए। और बेटा 1 बाय 1 इसने मुझे केसेस दिए हैं। चलिए देखते हैं इन केसेस का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। पहला जो केस है वो केस क्या दिया है इन्होंने, देखते हैं जरा। केस 1 में लिखा है देयर इज नो इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और साइड बाय साइड बेटा क्वेश्चन में एक केस और देख लेते हैं जिसमें लिखा है सेकंड केस, जिसमें मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए की बनती है। मैंने दोनों केसेस आपको एक साथ बताने की कोशिश की थी, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। इसमें क्या लिखा है, मार्केट वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की, 6 लाख रुपए। तो देखिए मार्केट वैल्यू यदि 6 लाख रुपए हो तो इसमें कोई चेंज नहीं आया, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं तो भी इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम क्या करेंगे, सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में हम क्या एंट्री पास करने वाले हैं, हम लोग एंट्री पास करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A, B और C का कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी है बेटा, 54,000, और रेशो क्या रहेगा, 4-3-7 और 2-9 से भाग करें, 9-6-54, 6-24 रुपये, 6-3 18,000 रुपये, और 6-दूनी 12,000 रुपये। बताइए केस 1 और 2 में जो एंट्री है ये समझ में आई। चलिए अगर ये आपको एंट्री समझ में आई तो चलते हैं केस नंबर 3 पर। मैं इसको रब कर देता हूं। केस नंबर 3 क्या है जरा देखते हैं। केस नंबर 3 में लिखा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,91,000 हो गई। कितनी हो गई बेटा, 5,91,000। मार्केट वैल्यू हो गई 5,91,000। अब बेटा बुक वैल्यू कितनी थी इसकी, 6 लाख की। बुक वैल्यू कितनी थी, 6 लाख की। मैंने आपको बताया था दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे, कितना डिफरेंस बना, 9,000 का। अब 9,000 का डिफरेंस हुआ तो इन्वेस्टमेंट जो है वो 9,000 से क्या हुए हैं बेटा, डिक्रीज। तो हम बनाते क्यों हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को, यदि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में डिक्रीज आ जाए तो एडजस्ट करने के लिए बनाते हैं, तो आप एडजस्ट कर दीजिए। एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट अमाउंट 54,000, और इसमें से सबसे पहले क्या एडजस्ट करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में डिक्रीज हुआ है। कितने रुपए से डिक्रीज हुआ है बेटा, 9,000 से। अब बाकी बच कितने गए, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, A, B और C के अकाउंट में। अब 54 में से 9 गए तो कितना बच गया, 45,000। 45,000 को बांट दीजिए, 9 से डिवाइड कीजिए, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 5 के 20 बेटा 20,000, 15,000 और 10,000। इस तरीके से हम इसकी एंट्री पास कर देंगे। आई होप आपको ये जो है केस नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। चलिए केस नंबर 4 पर चलते हैं। केस नंबर 4 हमें क्या कहता है देखते हैं। केस नंबर 4 बेटा, केस नंबर 4 क्या है देखिए। केस नंबर 4 में लिखा है कि 5,28,000 रुपए मार्केट वैल्यू हो गई। कितनी हो गई बेटा, 5,28,000 रुपए। सो मार्केट वैल्यू इसने बताया मुझे हो गई 5,28,000, और बुक वैल्यू मुझे दी थी इसकी 6 लाख रुपए। दोनों का डिफरेंस अगर मैं कर दूं तो मेरे पास आ गया 72,000 का डिफरेंस।
अब 72,000 रुपये से जो है इन्वेस्टमेंट क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। अब ये जो डिक्रीज हुए वो फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज़्यादा अमाउंट है, और ज़्यादा अमाउंट हो तो बेटा मैंने आपको स्पष्ट बताया था क्या एंट्री करते हैं, सबसे पहले जितना रिजर्व है उसका यूज करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 54,000 और 2 लिख देंगे इन्वेस्टमेंट के नाम से। कितना, ये आ गया हमारे पास 72,000। अब जो डिफरेंस है वो किस में डाल देंगे बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना डिफरेंस आ रहा है, 18,000 का। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये लॉस हो गया। और लॉस को मैंने आपको बताया था कि किस में ट्रांसफर कर देते हैं, पार्टनर्स में। तो ए डेबिट, बी डेबिट और सी डेबिट क्या, कैपिटल अकाउंट डेबिट बेटा इनका आप पूरा लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 18,000 को बांट दीजिए 4, 3, 2 में। तो 4, 3, 2 में बांटेंगे तो 9 दूनी 18, 8,000, 6,000 और 4,000। आई होप मैं आपको ये केस समझाना भूल गया, लेकिन अब इसको समझ लीजिए कि अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व छोटा हो फॉल इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू में, तो हम उसकी 2 एंट्री करके चलते हैं बेटा। पहले तो एडजस्ट करते हैं और जो लॉस होता है उसको रिवैल्यूएशन से लेंगे और फिर ये वाली एंट्री पास कर देंगे। चलिए चलते हैं केस नंबर 5 पर। केस नंबर 5 क्या है जरा देखते हैं। इसने बताया है कि मार्केट वैल्यू हुई बेटा 6,60,000 रुपये की, और हमें बुक वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 6 लाख रुपए की। तो कितने का चेंज आया बेटा, 60,000 रुपये का चेंज आया, यानी 60,000 से हमारी वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब बेटा मैंने आपको बताया था जब मार्केट वैल्यू बढ़ जाए तो इसका मतलब है मेरे पास जो फ्लक्चुएशन रिजर्व्स हैं वो सारे के सारे क्या माने जाएंगे, प्रॉफिट, और उनको हम लोग क्या कर देंगे, पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आइए देखते हैं क्या जनरल एंट्री होंगी केस नंबर जो है 5 के केस में। जितना भी फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितने रुपए का बेटा, 54,000 का। ये लास्ट टॉपिक है इसलिए बेटा मैं हंस रहा हूँ। डेबिट टू किस में बांट देंगे बेटा, ए में, बी में और सी में। 54,000 को 4, 3, 7 और 2, 9 से भाग करिए। 9, 6, 54, 6 चौक 24,000, 6 3 18,000 और 6 दूनी 12,000। उसके बाद मैंने क्या बताया था बेटा, दूसरी एंट्री मैंने आपको बताई थी कि अगर जो 60,000 वैल्यू बढ़ जाए तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेकर चलना है, और ये प्रॉफिट बनता है। बढ़ क्या रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट आप कर देंगे 60,000 रुपये से, और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट में इस पैसे को ट्रांसफर कर देंगे 60,000 रुपये से। और उसके बाद अब इसकी नेक्स्ट एंट्री क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट बन गया तो सिंपली प्रॉफिट को बांटेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किस में बांटेंगे, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। रेशो कितना है, 4:3:2। ये बन गया 60,000, और इसको इस रेशो में आप क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई होप आज के टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होती हैं। टिल दैट, थैंक यू, बाय, हैव ए गुड डे।